हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे प्रभा एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपकी इस पढ़ाई को और धुआंधार बनाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं आपको विज्ञान, और विज्ञान में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे मानव में वहन। तो आप लोगों को पता ही होगा मानव के अंदर वहन जो किस तरह से हो रहा था। हृदय से खून जो है वो इधर उधर जाता है और खून ही है वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों का वहन करता है। आज हम बात करेंगे जो खून होता है वो खून किसी नलियों के अंदर बहता है। किस में बहता है? नलियों के अंदर बहता है। और जहां खून नलियों के अंदर बहता है उस मामले को हम बंद रक्त परिसंचरण कहते हैं। उस प्रकार के परिसंचरण को नलिकाओं में या नलिकाओं में खून बहता है, उसे हम किस प्रकार का बंद रक्त परिसंचरण कहते हैं। और जहां नलियों में खून नहीं बहता है वहां कैसा खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर यानी कि मानव के अंदर जो रक्त परिसंचरण है वो कैसा मिलेगा आपको? वो मिलेगा बंद रक्त परिसंचरण। जिन नलियों के अंदर खून चलता है उन नलियों को हम रक्त को हम कहते हैं रुधिर, तो रुधिर वाहिनियां भी बोल सकते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां या रक्त वाहिनियां क्या होती है? जिनमें खून बहता है, जिन नलियों में खून बहता है वो आपकी रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां होती है। ये जो रक्त वाहिनियां है ये दो प्रकार की है। एक तो आपकी है धमनी, एक तो आपकी क्या है? धमनी, और एक है आपकी सीरा। धमनी और सीरा की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कल भी आपको इन दोनों के नाम बताए थे। चलो, जो धमनी है वो हृदय से खून लेकर जाती है। याद करो कल वाला डायग्राम हमने बताया था, जो बायां नीले होता है इस साइड वाला हमारा, उस नीले में जब संकुचन होता है तो खून धमनी के माध्यम से कहाँ जाता है? विभिन्न अंगों या कोशिकाओं तक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो धमनी है वो हृदय से खून को कहाँ लेकर जाती है? हृदय से अंगों या कोशिकाओं तक खून लेकर जाने का, कोशिका या अंगों दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। कोशिका या अंगों तक जो लेकर जाती है रक्त वाहिनी उसे हम कहते हैं धमनी। अब धमनी खून को कोशिकाओं तक लेकर गई, उसके बाद खून जो है कोशिकाओं से वापस लेके आने का काम करती है सीरा। कोशिका से वापस कहाँ? हृदय में। याद करो कहाँ खून आता है? हृदय में दाएं आलिंद के अंदर खून लेकर कौन आती है? सीरा। एक बात और ध्यान रखना, जब हृदय यानी कि जो नीले होता है, नीले के अंदर क्या होता है? संकुचन होता है, प्रेशर बनता है। तो प्रेशर बनने से खून हृदय से धमनी में जाता है और प्रेशर से जाता है, इसलिए धमनी जो है वो मोटी होती है। धमनी की भित्ति जो है वो मोटी होती है और मुलायम होती है। और क्या होती है? मुलायम। क्यों भाई? क्योंकि प्रेशर से जा रहा है, ज्यादा दाब लगता है। अगर पतली होगी तो क्या हो जाएगा? फट जाएगी ना। एक बात बताओ, अगर प्रेशर से पानी आता है तो जो हमारा पाइप होता है फट जाता है कई बार। इसलिए मजबूत चाहिए, इसलिए ये मोटी होती है और थोड़ी मुलायम होती है। दूसरी बात, सीरा से जो खून आ रहा है, सीरा में खून आ रहा है वो कोशिकाओं से, हृदय से आ रहा है, तो ये प्रेशर से नहीं आता, यानी कि इस पर ज्यादा दाब नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा मोटी नहीं होती। क्लियर बात। जो धमनी होती है वो वहां पर दाब जो है वो दाब अधिक होता है।
यहाँ पर क्या होता है भाई, दाब अधिक होता है, और यहाँ पर दाब क्या होता है, कम होता है। दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक। दूसरी बात, नेक्स्ट बात कि धमनी जो है वो शरीर के जो तवचा है इसके नीचे, मतलब ज्यादा नीचे पाई जाती है, और जो सीरा आपकी बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूं, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है कि धमनी है वो हमारी तवचा के थोड़ी अंदर पाई जाती है, ज्यादा गहराई में पाई जाती है, क्योंकि एकदम से चोट लगे तो धमनी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि धमनी में ज़्यादा प्रेशर होता है, खून ज़्यादा प्रेशर से बहता है, तो धमनी टूटेगी तो खून प्रेशर के साथ बाहर आ जाएगा। इसीलिए धमनी जो है वो तवचा के अंदर गहराई तक पाई जाती है, लेकिन सीरा तवचा की सतह पर ही पाई जाती है। धमनी के अंदर मैंने कल बताया था, धमनी 3 अक्षर का वर्ड है, तो इसके अंदर 2 अक्षर का खून यानी कि शुद्ध खून चलता है। इसके अंदर कैसा खून चलता है, शुद्ध खून चलता है। इसी तरह से ये 2 अक्षरों का वर्ड है सीरा, तो इसके अंदर 3 अक्षरों वाला खून यानी कि अशुद्ध खून का परिवहन होता है। क्लियर बात। हृदय से कोशिका तक खून शुद्धित हो जाएगा और कोशिका अशुद्ध खून को देगी और हृदय तक लेके आएगी ये सीरा, इसलिए यहाँ पर जो खून है वो अशुद्ध आता। क्लियर बात, अशुद्ध आता है। यहाँ से ये धमनी आगे छोटी छोटी धमनियों में विभक्त होती है, छोटी छोटी धमनियों में विभक्त होती है, और ये छोटी छोटी धमनियां लास्ट में केशिका बनाती है। कैसी केशिकाएं होती है, और ये केशिकाएं जाल के रूप में पूरे के पूरे शरीर में बिखरी होती है। इन्हीं केशिकाओं से जो खून के अंदर पदार्थ होता है उनका आदान प्रदान होता है, और ये केशिकाएं कैसी होती है, पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है। फिर यहाँ से आदान प्रदान हुआ, यही वापस केशिकाएं आगे छोटी छोटी सीराओं से जुड़ती है, सीरा वापस बड़ी सीरा से जुड़ती है, और ये बड़ी सीरा आगे महाशिरा से जुड़ती है, और महाशिरा वापस आलिंद यानी कि दाएं आलिंद के अंदर खून को इकट्ठा कर लेके जाती है। ठीक है ना। ये मामला किससे संबंधित है, रक्त वाहिनियों से संबंधित। अगर तुमसे पूछे इनके आगे फुफ्फुसीय धमनी नाम लिखा मिले तो ये फुफ्फुसीय धमनी अलग हो जाएगी। फुफ्फुसीय का मतलब खून को कहाँ लेकर जाना है, फुफ्फुस के अंदर। फुफ्फुस कौन होता है, फेफड़ा। फुफ्फुसीय धमनी का मतलब फुफ्फुसीय, फुफ्फु क्या नाम है भाई, फेफड़ों के अंदर लेके जाना है तो वो फुफ्फुसीय धमनी होती है। अगर ये शुद्ध खून लेके जा रही है धमनी, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध खून लेके जाती है, अशुद्ध खून लेके जाती है। और फुफ्फुसीय सीरा जो होती है ये शुद्ध खून लेकर के जाती है। ये बात मैंने आपको कल भी बता दी थी। क्लियर बात, ये बातें मैंने आप लोगों को कल भी बता दी थी। अब आप देखो, मैंने आपको बताया कि खून जो है वो हृदय से जैसे नलियों के अंदर जाता है, खून जो है वो हृदय से कहा जाता है नलियों के अंदर जाता है, तो क्या होता है, तो नलियों पर प्रेशर बनता है। जो नलियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उन पे दाब लगता है या प्रेशर लगता है, उसे हम रक्त दाब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब या इसे ही कहते हैं ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में लिखे तो बी और पी, बीपी। ठीक है। बीपी जो है ये क्या है, देखो जैसे बीपी में हमारे पास प्रेशर 2 टाइप का लगेगा। प्रेशर कितने टाइप का लगेगा, 2 टाइप का प्रेशर हमारे पास लगता है। देखो जैसे खून है वो हृदय मतलब नीले जो होता है, नीले में क्या होता है, संकुचन होता है, तो एक जो है दाब लगता है, संकुचन होता है, नीले के अंदर होता है। संकुचन कहाँ होता है, नीले के अंदर। नीले के अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, तो उसे संकुचन दाब या परकुंसन दाब कहते हैं। परकुंसन दाब कहते हैं। क्लियर बात।
फिर क्या होता है, वापस हृदय अनुशीतलन में आता है, या निलय जो है वो शिथिलन में आता है। निलय वापस किस में आता है, शिथिलन अवस्था में आता है। तो यहाँ पर एक दाब लगता है, शिथिलन अवस्था में आता है, तब उस दाब को कहते हैं अनुशीतलन दाब। उस दाब को क्या कहते हैं, अनुशीतलन दाब। उस दाब को क्या कहते हैं, अनुशीतलन दाब। अब देखो परकुंसन दाब जो होता है, परकुंसन दाब होता है 120 mmHg। ये इसकी यूनिट, इकाई या मात्रक ध्यान रखना, mmHg। और जो अनुशीतलन दाब होता है वो होता है 80 mmHg। अगर तुमसे पूछे सामान्य रक्त दाब कितना होता है, तो पहले अनुशीतलन आएगा फिर ये आएगा, यानी कि 80 से 120 mmHg क्या होता है, आपका रक्त दाब होता है। सामान्य रक्त दाब कितना होता है, सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 80 mmHg से 120 mmHg क्या होता है, सॉरी पहले आपका बड़े वाला आएगा ना, 120 से 80 mmHg, 120 से 80 mmHg। ठीक बात। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं, अगर मान लो ये बीपी ज़्यादा हो जाए, जिसे हम कहते हैं हाई बीपी हो जाए, हाई बीपी यानी कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए, तो इस स्थिति को अति तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अति तनाव, तनाव, डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होता है, जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ और दूसरी धमनियाँ सिकुड़ती है और प्रेशर तो बढ़ जाता है, इसलिए कई बार धमनियाँ जो है, नसें फट जाती है। इसलिए कई बार क्या होता है, नसें फट जाती है। कैसे हो जाती है, फट जाती है, जिससे अंदर शरीर के अंदर क्या, नस फट जाएगी तो क्या होगा, रक्त स्त्रावण होगा, यानी कि खून स्त्रावित हो जाएगा। और इस बीपी को मापने के लिए एक यंत्र होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पहले, अभी तो नए आ गए, लेकिन पुराने समय में आप जो गांव में डॉक्टर होता है उसके पास यहाँ पर बांधा है, एक पट्टी बांधा है, फिर हवा भरता है और यहाँ से जो है वो आपकी बीपी मापता है। इसे स्पाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। इसे इस ध्यान रखना, नाम याद रखना, क्या नाम है, स्पाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। इसके द्वारा आपका क्या मापा जाता है, बीपी मापा जाता है। क्या मापा जाता है, बीपी मापा जाता है। क्लियर बात। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताओ, तो स्पाइग्नोमेनोमीटर ध्यान रखना, स्पाइग्नोमेनोमीटर ध्यान रखिएगा। क्लियर बात भाई। चलो भाई, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक नाम, अच्छा रक्त प्लेटलेट्स हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। प्लेटलेट्स मैंने वहाँ पर बताया था क्या काम आता है। प्लेटलेट्स जो है वो क्या काम आता है, खून का थक्का बनाने में काम आता है। इसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर रखा है, दोबारा पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब होता है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लस्सी का, वो है लस्सी का। लस्सी का देखो, लस्सी का जो है ना, ये भी एक प्रकार का वहन में सहायक मामला है, मतलब वहन में सहायता करता है। लस्सी का क्या करता है, वहन में सहायक करता है। लस्सी सहायता करता है, हेल्प करता है। ये लस्सी का क्या करता है, वहन में सहायक है। वहन का मतलब क्या होता है, वहन का मतलब परिवहन में सहायक है। वैसे करता तो कौन है, खून करता है, लेकिन फिर भी ये भी सहायता करता है, थोड़ी बहुत ये सहायता करता है। ऐसे समझो जैसे खून जो है वो सामान को इधर उधर लेके जा रहा है, तो ये एक लस्सी का है। ये भी कह रहा है चलो मैं भी तुम्हारा थोड़ा सामान पकड़वा देता हूँ, एक छोटा मोटा थैला ये भी लेके जा रहा है, ठीक है, वहन में सहायक है। क्लियर बात। देखो ये जो है, इसे हम लस्सी का या
उत्तक तरल कहते हैं। लसिका तरल भी कह सकते हैं या इसे उत्तक तरल भी कह सकते हैं। लसिका या उत्तक तरल, लसिका तरल या उत्तक तरल कहा जाता है किसे? लसिका तरल या उत्तक तरल कहा जाता है आपको लसिका को। ठीक बात। ये जो है ये कैसे बनता है? देखो, केशिकाएं होती है, उनके छिद्रों से, छिद्र होता है केशिका है छिद्र, वहां से कुछ प्लाज्मा केशिकाएं होती है ना छोटी छोटी, मतलब बाल जैसी खून की नलियां होती है अंदर हमारे शरीर के अंदर, बाल जैसी पतली, उन्हें हम केशिकाएं बोलते हैं। तो केशिकाओं से क्या होता है? प्लाज्मा मैंने बताया था कल, प्लाज्मा निकलता है और प्रोटीन तो होता ही है कोशिका के अंदर, प्रोटीन और आपका कुछ रक्त कणिकाएं या कणिकाएं, या आपकी बुक में कोशिकाएं लिखा है तो हम कोशिकाएं लिखे, तो कुछ रक्त कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? लसिका का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा और प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करते हैं? लसिका का। प्लाज्मा, ये लसिका रंगहीन होता है। कैसा होता है? खून का तो रंग होता है कैसा? लाल। क्यों होता है? प्लाज्मा का रंग होता ही नहीं है, तो पूरे का रंग होता ही नहीं है, पूरे का रंग होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो ये रंगहीन होता है। क्लियर बात? तो इसका कोई रंग है नहीं। खून का रंग तो किसके कारण होता है? कमेंट करके बताओ। खून का रंग जो है वो लाल होता है, किसके कारण होता है? इसका रंग क्यों नहीं है फिर? इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा है, प्रोटीन और रक्त कोशिका है। ठीक है ना? अच्छा, ये जो पाचन, जो छोटी आंत के अंदर भोजन या वसा का पाचन होता है, छोटी आंत में किसका? वसा का पाचन होता है। वसा का क्या होता है? पाचन। छोटी आंत के अंदर वसा का हुआ पाचन, इसका अवशोषण करके इसका वहन करता है। किसका? वसा का। इसका किसका वहन करता है? वसा का वहन करता है। किसका वहन करता है भाई? वसा का वहन करता है। उसके अलावा ये तरल जो होते हैं, तरल वो बाह्य कोशिका के अवकाश या खाली जगह होती है, वहां से खून में लाता है। जैसे मान लो ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, अब इनके बीच में ये खाली जगह है, यहाँ कुछ तरल होता है, उस तरल पदार्थों को किस में लेकर आता है? खून के अंदर लेके आ जाता है, क्योंकि यहाँ खाली जगह है। अब खाली जगह के अंदर खून जाता नहीं है, तो वहां से कौन उठा के ले आ जाता है? ये तरलों को कौन उठा के ले आता है? लसिका ले आता है। क्लियर बात? कौन लेके आ जाता है? लसिका लेके आ जाता है। ठीक है ना? लसिकाएं जो है, लसिकाएं ऐसे समझो, लसिकाएं छोटी होती है केशिकाएं, फिर केशिकाएं बनती है, फिर बड़ी लसिका बन जाती है, फिर कैसी? बड़ी लसिका बनती है, और बड़ी लसिका आगे जाके किस में मिलती है? सीरा के अंदर मिलती है। तो किस में मिल जाती है? सीरा के अंदर। तो कुल मिला के ये इसका काम क्या है? ये जो पहली बात तो वसा वगैरह जो पसी हुई है, क्या पसी हुई है? छोटी आंत के अंदर जो वसा वगैरह पसी हुई है, वहाँ से क्या करना? वहाँ से उसका वहन करना है, वहाँ से उसका वहन करना। दूसरी बात, कोशिकाओं के बीच में खाली जगह जो अवकाश होता है, वहाँ पर कोई भी तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को ला करके किस में डालती है? खून के अंदर डालती है। ये छोटे छोटे इसके काम होते हैं, किसके? लसिका के काम होते हैं। क्लियर बातें? आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है ना? चलिए भाई, ये मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो भी हम साथ में ही ले लेते हैं। पादप में परिवहन। सिंपल है, छोटा सा है। पादप में परिवहन। अब आप कहोगे सर मानव में ये परिवहन तो हो गया, अब पादप जो है, पेड़ पौधे हैं, उसमें परिवहन कैसे होता है? उनमें खून होता है क्या? तो पादप में परिवहन की बात करते हैं। पादप में परिवहन। क्लास लंबी तो नहीं हो रही है? तो कोई बना, चलिए अपन बात करते हैं पादप के अंदर परिवहन। देखो, पादप के अंदर परिवहन की बात करें तो खून तो होता नहीं है। जैसे देखो भाई, जैसे
खाना पादपों का कहाँ बन रहा है? पत्तियों के अंदर बन रहा है। खाना कहाँ बन रहा है? कौन बना रहा है? खाना कौन बना रहा है पादपों में? पत्ती बना रहा है। अरे पत्ती का मतलब वही लीफ, लीफ है ना, तुम जो दूसरे वाला पत्ती समझ रहे हो वो नहीं। तो खाना कौन बना रहा है? पत्तियों के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था पत्ती दूसरे होता है, वो वाला पत्ती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर जैसे हमारे को कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया? नाइट्रोजन, या आपका नाइट्रोजन, यहाँ हो गया आपका फास्फोरस, यहाँ क्या हो गया? फास्फोरस हो गया। इस तरह के जो पदार्थ होते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? ये यहाँ खनिज लवण कह सकते हैं, खनिज लवण, यहाँ कह सकते हैं जल। ये सारे के सारे जो कहाँ मिलते हैं? भूमि के अंदर मिलते हैं, भूमि या जमीन के अंदर मिलता है। ठीक बात। जबकि जो भोजन बन रहा है, भोजन जो है वो कहाँ पर होता है? पौधे के शीर्ष भाग यानी कि पत्तियों में होता है। पत्तियां मतलब लीव, पत्तियों के पास होता है। ठीक है, अब आप देखोगे इन सबको पौधे, ये नाइट्रोजन भी पौधे को चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, सारी कोशिकाओं को जल भी चाहिए होता है और भोजन भी चाहिए। अब इस भोजन और इस प्रकार के तत्वों को इधर उधर लेकर जाना तो पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि विसरण के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चीजों का गमन होता है। लेकिन मान के चलो अगर पौधा बहुत बड़ा है, मैंने कल जब हम श्वसन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि अगर हमारे अंदर विसरण के द्वारा श्वसन होता है तो हमारे टांग, पैर है, पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन को पहुंचने में कितने साल लगेंगे? 3 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 3 साल में हमारे अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। इसी तरह से आप देखो, अगर बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक या जो है परिसंचरण है या विसरण है, विसरण के द्वारा आपका परिसंचरण नहीं हो पाएगा या वहन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास विशेष प्रकार के उत्तक होते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होता है? विशेष प्रकार के उत्तक होता है, जिसे हम सहवन उत्तक बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? सहवन उत्तक। सहवन उत्तक, ये सहवन उत्तक 2 टाइप के हैं। एक तो आपका है जाइलम और एक आपका है फ्लोएम। जाइलम उत्तक और एक कौन सा उत्तक? फ्लोएम उत्तक। ये 2 प्रकार के हमारे पास उत्तक होते हैं जो आपके क्या करते हैं? परिवहन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा आपका परिवहन होता है। क्लियर बात? जो जाइलम है, ज से याद रखना जल, ज से क्या याद रखना? जल का परिवहन करता है। और जल के साथ हमेशा कौन आते हैं? खनिज लवण। खनिज लवण में ये भी आ जाएंगे, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? जाइलम में आ जाएंगे। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। अगर तुमसे पूछे पौधों में जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? तो ये जो है, ये नलियां होती है पौधों के अंदर भी, उनके अंदर इसका परिवहन होता रहता है। इसके अंदर उनका परिवहन होता रहता है। क्लियर बात? अगर हम इनको अलग अलग एक एक को पढ़ लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या किसका परिवहन करेगा? जाइलम आपका परिवहन करता है, ये जो भूमि वाले पदार्थ लिखे हैं इसका परिवहन करता है जाइलम। ये जो जाइलम है ये खनिज लवणों और जल का परिवहन करता है। अब ये खनिज लवणों और जल को कहां से कहां लेकर जाना है? खनिज लवण और जल कहां होते हैं? भूमि के अंदर होते हैं, यानी कि जल के अंदर होते हैं, इस जमीन के अंदर होते हैं। तो जमीन के अंदर से जल और खनिज लवणों को कहां लेकर जाना है? पौधे के अन्य विभिन्न भागों तक लेकर जाना है। अब जड़ों की जो कोशिकाएं होती है वो आगे की कोशिकाएं
आयन उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? आयन। अब ये आयन होता है, इन आयनों की सांद्रता में अंतर आ जाता है। आयनों की सांद्रता में क्या आता है? अंतर, यानी कि अंदर और बाहर, जड़ के अंदर और जड़ के बाहर आयनों की सांद्रता में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। अब अंतर आने से क्या होगा? ये जो जमीन है और ये मान लो जड़ है, तो जमीन और जमीन के अंदर से खनिज और जल किसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे? जड़ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कैसे? कि जो जड़ है, जड़ के आगे वाली जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? आयनों का निर्माण करती है, आयन बनाती है। क्या बनाती है? आयन बनाती है, सक्रिय होकर के आयन प्राप्त करती है। आयन प्राप्त करने से इनकी सांद्रता, आयनों की सांद्रता में अंतर आ जाता है, जिसकी वजह से जल और खनिज लवण किसमें प्रवेश कर जाते हैं? आपके किसमें प्रवेश कर जाते हैं? जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही जड़ों के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये यहाँ से लगातार ऊपर की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि क्या होता है? जैसे मान के चलो ये पौधा है और यह जमीन है और जमीन के अंदर ये जड़ें हैं। इन जड़ों के अंदर कोई भी अगर आया, गति करने आया, मतलब जल और खनिज इसके अंदर घुस गया, तो ये ऊपर की ओर गति करना लगातार स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब ये गति करते हैं, इस तरह से इनके अंदर एक स्तंभ बन जाता है। क्या बन जाता है? स्तंभ बन जाता है। और ये स्तंभ लगातार पानी को ऊपर की ओर धकेलता रहता है। लगातार क्या करता है? ऊपर की ओर धकेलता रहता। पानी, ऐसा समझो, पानी इन जड़ों के अंदर आया और जड़ों के अंदर आते ही पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर गति करता है। ऐसे गति करने से इसके अंदर स्तंभ बन जाता है। उसके बाद तो पानी एक ऊपर की ओर धकेला जाता है, अपने आप धकेला जाता है, तो पानी थोड़ा पहुंचने लगता है। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा पादप है तो वहां तक कैसे जाएगा? तो देखो, अब जैसा होता है जल के अंदर, मान लो कोई पादप है, पादप के अंदर पानी पूरा पड़ा है। क्या पड़ा है? पानी जो है वो पूरा पड़ा है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कमी भी होती है पानी की, तब भी रंध्र जो होता है, रंध्र मैंने पहले ही बताए थे, रंध्रों से क्या निकलता है? पानी निकलता है, जिसे अपन कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ये जो वाष्पोत्सर्जन है ना, ये यहाँ पर वहन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है? ये जल के अणुओं के बीच शोषण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? शोषण। शोषण उत्पन्न करता है। अरे शोषण का मतलब कुछ भी नहीं है। शोषण का है कि ये क्या करता है? जल है, जल बाहर निकला पत्तियों से, तो पत्तियों से मान लो यहाँ पर एक पत्ती थी, यहाँ पर क्या थी? कोई पत्ती थी, लीफ थी, और यहाँ पर भी एक लीफ थी, और ये क्या किया? यहाँ से पानी बाहर निकलना, तो यहाँ से यूं एकदम यहाँ से निकलेगा तो यहाँ नीचे वाले जल को भी ऊपर की ओर खींचा जाता है। नीचे वाले जल को भी क्या करते हैं? ऊपर की ओर खींचते हैं। यहाँ से पानी बाहर निकलता है तो नीचे वाले को खींचते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? शोषण उत्पन्न होता है। जिसे क्या बोलते हैं? शोषण उत्पन्न होता है। ठीक है ना? अब ये जैसे ही पानी खींचा जाएगा तो धीरे धीरे ये पानी कहाँ चला जाएगा? वहां चला जाएगा जहां पर पानी की कमी होती है, जहां पर पानी की कमी होती है। इस तरह से ये पौधे जो है ये ऊपरी मुखी गति करते हैं। ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर की ओर, हमेशा ऐसे जाते हैं, ऊपर की ओर गति करते हैं। ऊपरी मुखी गति होती है किसके अंदर? जाइलम के द्वारा। ऊपरी मुखी गति के द्वारा ऊपर चला जाता है। तो ये शोषण है, शोषण उत्पन्न होता है। यानी कि ये यहाँ से एक तरह का बल लगता है, जिसे अपन कृष्ण भी बोलते हैं। कृष्ण बल है एक तरह का। क्या है कृष्ण? क्या है? बल है। ये क्या करता है? मुख्य प्रेरक बल होता है। ये क्या होता है? मुख्य प्रेरक बल। मुख्य प्रेरक बल है किसमें?
ये जल के परिवहन में मुख्य प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसको विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सहायता करता है। क्लियर बात आई आप लोगों को समझ में बात है? ये बात है। नेक्स्ट अपन बात करें फ्लोएम की। जाइलम ने पानी को पहुंचा दिया विभिन्न भागों तक। पानी के साथ कौन चले गए? खनिज लवण भी चले गए। पानी के साथ कौन चले गए? खनिज लवण। यहाँ पर 2-3 बातें आपको यही ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है कि जल का परिवहन करता कौन है? खनिज लवणों का परिवहन करता कौन है? फ्लोएम करता है। कौन सी गति होती है? ऊपरी मुखी गति होती है। वाष्पोत्सर्जन से कौन सा बल लगता है? कर्षण बल। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लोएम उत्तक की। फ्लोएम उत्तक कैसे गति करता है? किसका वहन करता है? फ्लोएम जो है वो आपका वहन करता है किसका? फ्लोएम। फ्लोएम आपका वहन किसका करता है? फ्लोएम आपका वहन करेगा किसका? भोजन का। किसका करता है? भोजन का या भोज्य पदार्थों। आपको पता है भोजन जो है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? पत्तियों के अंदर होता है। पत्तियों के अंदर, पत्नियों के अंदर नहीं, वो वाले पत्ती नहीं, दूसरे पत्ती वहां पर होता है। पत्तियों में अन्य भागों तक आपको इसको लेके जाना है। पत्तियों से कहाँ लेके जाना है? विभिन्न भागों तक लेकर जाना है। तो इसके लिए हमारे पास एक उत्तक काम करता है, सवर्णी उत्तक है, फ्लोएम उत्तक। ये फ्लोएम उत्तक ही हमारे भागों को जो भोजन है, भोजन को विभिन्न भागों तक लेकर जाता है। भोजन को विभिन्न भागों तक लेके जाता है। कई बार तो आप लोग ध्यान रखना, विभिन्न भागों में इसको इकट्ठा भी किया जाता है। जैसे फल है या बीज है, फल या बीज, यहाँ पर इसको क्या किया जाता है? भंडारित किया जाता है। भोजन को क्या किया जाता है? भंडारित का मतलब इकट्ठा किया जाता है। ठीक है ना? और इसको और कहाँ लेके जाना होता है? और जहाँ पर वर्दी होती है, जहाँ हर जगह लेके जाना, कुल मिला के विभिन्न अंगों तक लेकर जाना होता है। तो ये भोजन को विभिन्न अंगों तक कौन लेके जाएगा? फ्लोएम उत्तक लेके जाएगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है सालनी नलिकाएं पाई जाती है। कौन सी नलिकाएं? चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं ये नलिकाएं होती है, नलिकाओं का जाल होता है। ये चालनी नलिकाएं होती है। ये पौधे में विभिन्न भागों तक, ये मान लो पौधा है, ये क्या है? पौधा है। ये क्या है? पौधा। और इस पेड़ है या पौधा है, कुछ भी कह सकते हो। इस पेड़ पौधे में सालनी नलिका होती है। मान लो यहाँ पर आपकी पत्तियां हैं, तो इनका इधर भी भोजन जाता है और नीचे भी भोजन जाता है, इसलिए ये ऊपर वाली ऊपरी मुखी गति कहते हैं और नीचे वाली अधोमुखी गति होती है। इसलिए यहाँ पर जो गति होती है वो दोनों प्रकार की होती है, यानी कि ऊपरी मुखी गति भी होती है और अधोमुखी गति भी होती है। ठीक है ना? देखो फ्लोएम के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बात करी जाइलम के अंदर तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है तब उनके अंदर एक कर्षण बल कार्य कर लेता है, लेकिन यहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करता। इसलिए हमें इसको एटीपी के रूप में ऊर्जा देनी पड़ती है। एटीपी के रूप में इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, इसके अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के द्वारा ही ये भोजन का एक दूसरे से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। क्लियर बात है? क्लियर बात है? ये बातें जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारे फ्लोएम और जाइलम, यानी कि पादपों में परिवहन से रिलेटेड हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें करी है और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई बातें आपसे पूछी जाएगी। तो जो बातें थी मैंने आप सभी को वहन या इनकी परिवहन के बारे में बता दी। पादपों में कैसे होता है, मानव में कैसे होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा एक लास्ट जो है प्रक्रम, जैव प्रक्रम है, वो है उत्सर्जन। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।